बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक इक्वेशन से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और ग्राहम्स लॉ, इन लॉज को डिराइव या डिड्यूस या प्रूव कैसे किया जाता है। आज के लेक्चर में हम पहले तीन लॉज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को डिराइव या प्रूव करेंगे, डिड्यूस करेंगे फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। उसके साथ साथ बेटा मैं आप लोगों को इस टॉपिक से किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने असल टॉपिक की जानब जाने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं अपने टॉपिक को। हमने पढ़ा था काइनेटिक इक्वेशन जो है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। अच्छा, इसी का दूसरा नाम है काइनेटिक गैस इक्वेशन। दूसरे नंबर पे बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन हमारी केमिस्ट्री में यूज होना है इन टॉपिक्स के अंदर, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। फिजिक्स में आमतौर पे आप काइनेटिक एनर्जी किसी भी जो चीज की वो पढ़ते हैं 12mv²। यहां पे हमने बात की थी कि केमिस्ट्री में हम c² वेलोसिटी को c से उसका स्क्वायर, और क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, हम उसका मीन या एवरेज भी लेते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए हम एवरेज वेलोसिटी जो है उसका स्क्वायर यूज करेंगे। तो गैस के एक मॉलिक्यूल के लिए हम काइनेटिक एनर्जी की अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो इस अंदाज से लिखी जाएगी 12m एक मॉलिक्यूल का मास होगा और c² बार, यानी v² की जगह हमारे पास आ जाएगा c² बार। तो वही इक्वेशन है जिस अंदाज से आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो थी बेटा अगर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। मैं कहता हूं फर्ज करें ये तो एक ही है, 10 की कितनी होगी, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। मैं कहता हूं जी टोटल मॉलिक्यूल्स n है, तो n मॉलिक्यूल्स की कितनी होगी, हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तमाम मॉलिक्यूल्स, कुल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास निकल आएगी, जिसको n को इसमें शामिल करके हमारे पास एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का बनेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12mNc² बार। तो ये n अगर साथ में लिखा जाएगा तो वो तमाम मॉलिक्यूल्स, यानी किसी जगह पे गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा। कुछ जगहों पे अभी आने वाले टॉपिक्स में क्योंकि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी यूज की जानी है, और कुछ जगहों पे तमाम के तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उनको यूज किया जाना है। इसलिए बेटा मैंने जरा इनको यहां पे एक साइड पे आप लोगों के लिए लिख दिया है ताकि आपके माइंड में रहे कि अगर इस अंदाज से लिखा जाएगा उसका क्या मीनिंग है, इस अंदाज से लिखा जाएगा उसका क्या मीनिंग है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है, ये 1/3 का फैक्टर है। इसको क्योंकि अभी आगे टॉपिक के अंदर जिस अंदाज से हमने इस्तेमाल करना है, मैं उस अंदाज की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा दूं कि 1/3 है। सपोज अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। आप लोगों ने लोअर क्लासेस की मैथ में पढ़ा है कि अगर हम किसी डिजिट को उतने से मल्टीप्लाई, उतने से डिवाइड कर दें तो ओवरऑल उस डिजिट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहना 1/3 है फिर भी, ठीक है। लेकिन इसका एक अपना मकसद होगा, मतलब होगा, हमने जरा अपनी कुछ मर्जी के एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करने के लिए काम करना है, और वो हम क्या करेंगे अभी आने वाले टॉपिक में, हम इसको 1/2 और 2/3 इस फॉर्म में लिखेंगे आगे टॉपिक के अंदर, 2/3 और 1/2। बात वही है, इसको भी सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास 1/3 ही रहना है। तो 1/3 की हम ये वाली फॉर्म अभी आगे टॉपिक के अंदर यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। लो बेटा चलते हैं जरा हम सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक इक्वेशन से बॉयल्स लॉ को प्रूव करने की जानब। इसमें बेटा आप लोगों ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, सबसे पहले आपने बॉयल्स लॉ जो हमने पीछे पढ़ा था, बुक वालों ने तो ये सपोज कर लिया, उन्होंने आपको पढ़ा दिया पहले पीछे, लेकिन आप लोगों ने बेटा एग्जामिनेशन में आगे मार्क्स लेने होते हैं, नंबर लेने होते हैं, तो आपने पहले बॉयल्स लॉ लिखना है, ये क्या होता है।
तो बॉयल्स लॉ की आपने डेफिनेशन या स्टेटमेंट लिखनी है पहले, जो ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हुए हैं। देन आपने बेटा इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और साथ में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये दो चीजें इसमें कांस्टेंट होती हैं। इसी के हमने आगे मुख्तलिफ फॉर्म्स पढ़ी थी कि V इज इक्वल टू K ओवर P या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये है हमारे पास बॉयल्स लॉ, और ये लॉ हमने प्रूव करना है कहां से, काइनेटिक इक्वेशन या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से, यानी इस इक्वेशन से। अच्छा चले, इसको प्रूव करने के लिए हम बढ़ते हैं आगे। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का 8वां पोस्टुलेट पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वेरीज डायरेक्टली टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी गैस का जो ओवरऑल टेम्परेचर है उसकी ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली वेरी करता है उसके साथ। और अगर हमने गैस की काइनेटिक एनर्जी मेंशन करनी हो कि वो क्या होती है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा बेटा कि गैस के मॉलिक्यूल्स की, अगर हम सारी गैस की ओवरऑल बात करें तो तमाम मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसका बेटा ये एक्सप्रेशन बनता है। तो हम काइनेटिक एनर्जी की जगह यहां पे लिख सकते हैं हाफ mnc बार स्क्वायर, यानी गैस की ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसी में अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करना चाहें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1/2 mnc बार स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सपोज के से हमने रिप्रेजेंट कर दिया उसको इनटू टेम्परेचर। चलें इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, क्योंकि इसको हमने भी आगे यूज करना है। अब चलते हैं बेटा काइनेटिक इक्वेशन की जानब, जिससे हमने बॉयल्स लॉ प्रूव करना है। तो काइनेटिक इक्वेशन हमें क्या कहती है कि PV इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार। इसमें मैं 1/3 को दो पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूं, जैसे मैंने लिखा था यहां पे कि 1/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू हमारे पास 2/3 इंटू 1/2, बाकी उसी तरह से सारा mnc स्क्वायर बार। और अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि 1/2 mnc स्क्वायर बार इक्वल होता है kT के। तो हम 1/2 mnc स्क्वायर बार, उसकी जगह हम उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा PV इज इक्वल टू 2/3 kT। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने जा रहा हूं। ये इक्वेशन नंबर 2, चले मैं दोबारा ऊपर लिखता हूं बेटा, PV इज इक्वल टू 2/3 kT। अब इसके ऊपर हम बॉयल्स लॉ की कंडीशंस अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब तक हम बॉयल्स लॉ की कंडीशंस जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम बॉयल्स लॉ जो है वो प्रूव नहीं कर पाएंगे। बॉयल्स लॉ में हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, गैस की क्वांटिटी कांस्टेंट होते हैं। इसमें हमारे पास ये टेम्परेचर का फैक्टर मौजूद है। तो बॉयल लॉ की कंडीशन हम इस इक्वेशन के ऊपर जो हमने कहां से ड्राइव की है, काइनेटिक इक्वेशन से ड्राइव किया। तो काइनेटिक इक्वेशन में हम टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर लें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू 2/3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो ये सारा फैक्टर जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। जिसको इससे थोड़ा सा डिफरेंट शो करने के लिए इस नए कांस्टेंट को K डैश या K प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया बेटा K प्राइम, यानी दूसरे लफ्जों में ये कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या चीज आ गई बेटा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट ये क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है। तो ये हमने बॉयल्स लॉ को प्रूव कर दिया है, कहां से, फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास उसकी फॉर्म आ गई। बाकी अगर आप इसको इन फॉर्म्स के अंदर भी लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। आप बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर P, या आप कांस्टेंट को रिमूव कर दें, यहां से खत्म कर दें, तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके आ गया, प्रेशर के। तो ये हमारे पास बेटा बॉयल्स लॉ की फॉर्म्स जो सारी की सारी हैं, हम उन फॉर्म्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो आपने देखा बेटा हमने काइनेटिक इक्वेशन से, जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से बनी हुई है, और साथ में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का बेटा 8वां पोस्टुलेट भी यूज किया,
और उसको यूज करते हुए, दोनों को इकट्ठा करते हुए हमने बॉयल्स लॉ प्रूव कर दिया है। दोबारा बेटा रिपीट कर दूं, आप लोगों ने शुरू में पहले बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन भी लिखनी है जो हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं, और साथ में उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी लिखने हैं, और हमने ये प्रूव करना है। यानी आपको पहले पता हो कि हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं, तो पहले हमने वो चीज लिखनी है जिसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, देन हमने अपना टॉपिक जो आगे से वो स्टार्ट लेना है उसको। तो बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, कि चार्ल्स लॉ को हमने ड्राइव या डिड्यूस करना है फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो उसके लिए भी आप लोगों ने पहले चार्ल्स लॉ की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो लिखनी है सबसे पहले, देन आपने चार्ल्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, या V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, या वॉल्यूम और जो टेम्परेचर का रेशियो है ये कांस्टेंट होता है। ये आपने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स भी लिखनी है, चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन या स्टेटमेंट, देन उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, और देन बेटा आप लोगों ने आगे जो है वो चार्ल्स लॉ को प्रूव करना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। कैसे करना है, ये सारा ऐसे ही चलेगा आपके पास कि काइनेटिक एनर्जी अगर आप शुरू से ड्राइव करेंगे, आपकी बुक वालों ने बेटा इस इक्वेशन से आगे चार्ल्स लॉ को ड्राइव कर दी, क्योंकि वो पिछले टॉपिक में इस इक्वेशन को ड्राइव कर चुके हैं बॉयल्स लॉ वाले में, तो वो आपको इस इक्वेशन से आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। लेकिन अगर आपको एग्जाम में अकेला चार्ल्स लॉ लिखना आता है कि आप डिड्यूस करें इसको फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो आपने बेटा स्टार्ट से लेना है। उसी तरह से वो आठवां पोस्टुलेट के काइनेटिक एनर्जी एन मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी गैस के टेम्परेचर के, और इस तरह से बेटा वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इज इक्वल टू kT आ गया। देन आपका बेटा PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। देन बेटा उसी तरह से 1/3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और 1/2 mnc² बार इज इक्वल टू kT, वो वैल्यू पुट कर दी। इस इक्वेशन तक भी आपने पहले जो कह लें कि पहुंचना है और खुद ड्राइव करनी है इसको। तो इस इक्वेशन को बेटा हम आगे लेके बढ़ेंगे, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा था। अब इस इक्वेशन में जो चार्ल्स लॉ के हमारे कांस्टेंट्स हैं हम उनको पुट करेंगे जरा। चार्ल्स लॉ में हमारे पास क्या कांस्टेंट होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर। यानी इस इक्वेशन में अगर हमारे पास प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स में से कोई चीज है तो उनको हमने कांस्टेंट करना है। तो जरा देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या थी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बेटा प्रेशर है। हम जरा पहले इसको दूसरी साइड पे ले जाए, जरा वॉल्यूम को एक साइड पे रख ले। तो V इज इक्वल टू 2/3 P नीचे आ गया और kT। लो बेटा अब हम चार्ल्स लॉ की कंडीशंस अप्लाई करते हैं। चार्ल्स लॉ की कंडीशन क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है उसके अंदर। तो हमारे पास प्रेशर अगर कांस्टेंट हो, K ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2/3 ये भी एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो इतना सारा कुछ बेटा हमारे पास हो गया है कांस्टेंट। ये सारे कांस्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट, जिसको यहां इस टॉपिक में थोड़ा डिफरेंट शो करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक K से रिप्रेजेंट कर चुके हैं कांस्टेंट को, तो उसको K डबल डैश या डबल प्राइम से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी V इज इक्वल टू K डबल प्राइम और T। तो ये वाली फॉर्म आप समझ लें आगे इसकी चार्ल्स लॉ की कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। अगर आप बाकी फॉर्म्स की जानब भी जाना चाह रहे हैं तो आप उधर भी लेके जा सकते हैं बेटा। अगर हम कांस्टेंट को यहां से खत्म कर दें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या अगर टेम्परेचर को नीचे ले वॉल्यूम के तो वॉल्यूम ओवर T इज इक्वल टू K डबल प्राइम। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो कांस्टेंट होता है, या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो बेटा ये हमने डिड्यूस या ड्राइव कर लिया है किसको, चार्ल्स लॉ को फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक इक्वेशन। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की। हमने एवोगैड्रोस लॉ को डिड्यूस या ड्राइव करना है, या हमने प्रूव करना है फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी या काइनेटिक गैस इक्वेशन। लेकिन उससे पहले हमें पता हो कि एवोगैड्रोस लॉ होता क्या है, हमने प्रूव क्या करना है। तो हमें इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, और लिखनी भी आप लोगों ने इसकी जो डेफिनेशन या स्टेटमेंट है कि इक्वल वॉल्यूम of ideal gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। मैं इस बात को जरा एक और अंदाज से जरा मेंशन कर दूं, इक्वल वॉल्यूम
कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ गैसेज हैं, जैसे दो गैसेज हैं, उनका वॉल्यूम आपस में इक्वल हो, दोनों का वॉल्यूम सेम हो, उनका टेम्परेचर भी दोनों गैसेज का सेम हो, उनका प्रेशर भी दोनों गैसेज का सेम हो, तो ये लॉ में कहता है कि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की कुल तादाद है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यानी एन है, वो भी आपस में सेम होने चाहिए। ये तीन कंडीशंस यहां पे हम अप्लाई करेंगे आज के इस टॉपिक में। हम ये सपोज कर लेंगे कि दो मुख्तलिफ गैसेस का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो हम आगे प्रूव करेंगे पहले ये सपोज करते हुए कि हमें नहीं पता कि उनके मॉलिक्यूल सेम है या डिफरेंट हैं, हम डिफरेंट सपोज कर लेंगे पहले, और एंड पे जाके प्रूव करेंगे कि अगर ये तीन चीजें दो मुख्तलिफ गैसों की सेम होंगी तो उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी। ये बात मैं आपको एक डायग्राम से बेटा जरा समझाता हूं। सपोज मेरे पास एक गैस है एक कंटेनर में, जैसे मैं कह देता हूं हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल उसके जरा हल्के होते हैं, उनका वजन कम होता है, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का वजन कम होता है। ये पहली गैस है हमारे पास। ऐसे हमारे पास कोई दूसरी गैस है, जैसे मैं कहता हूं सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास ज्यादा होता है, ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको पता हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 2 AMU, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 32 AMU। ये मैं एक मॉलिक्यूल के मास की क्यों बात कर रहा हूं अभी आपको आगे टॉपिक में समझ आएगी। तो ये हमारे पास बेटा सपोज ऑक्सीजन गैस, उसके मॉलिक्यूल जरा डिफरेंट साइज के हैं। लो बेटा ये दो मुख्तलिफ गैसें हैं, दोनों का वॉल्यूम, जो एक का वॉल्यूम सपोज पहली गैस के वॉल्यूम को मैं V1 कह दूं, दूसरी गैस के वॉल्यूम को मैं V2 कह दूं, लेकिन दोनों सेम है तो इसलिए हमें V1 या V2 लगाने के बजाय हम सिंपली V कह सकते हैं उसको दोनों गैसों के लिए। एक गैस का जो टेम्परेचर सपोज T1 है, दूसरी का टेम्परेचर T2 है, और दोनों का क्योंकि हमने सेम सपोज करना बेटा, जो इस लॉ की कंडीशंस हम अप्लाई करनी है कि वॉल्यूम सेम टेम्परेचर सेम, तो टेम्परेचर सेम है तो हम उसको जस्ट T से ही रिप्रेजेंट कर देंगे दोनों गैसेस के टेम्परेचर को। सेम ऐसे दोनों का प्रेशर सेम, तो एक का प्रेशर सपोज P1 दूसरी का P2, तो हम इसको सिंपली P से रिप्रेजेंट कर दें क्योंकि ये तीनों चीजें सेम हमने पहले सपोज करनी है। चौथी चीज हम जो करने जा रहे हैं वो एक के मॉलिक्यूल्स की कुल तादाद जो है, सपोज N1 है और दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स की कुल तादाद हमारे पास सपोज N2 है। ये हमें नहीं पता भी बराबर है या मुख्तलिफ है, इसलिए मैं इज इक्वल टू का साइन यहां पे नहीं लगाऊंगा। ये बेटा दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स की कुल तादाद है। हमने एंड पे प्रूव ये करना है कि अगर ये तीन चीजें सेम है तो ये भी आपस में सेम होनी चाहिए, ये सेम होंगी। लेकिन अभी फिलहाल हम इन दोनों को अकेला n नहीं लिखेंगे या सेम तादाद अभी नहीं लिखेंगे, इनके लिए डिफरेंट ही रखेंगे, एक गैस के लिए N1 दूसरी के लिए N2। सेम ऐसे जो मैंने यहां बात की थी बेटा कि सपोज एक हमारे पास और गैस है हाइड्रोजन, उसके एक मॉलिक्यूल का मास है M1 स्मॉल m से, और दूसरी जो डिफरेंट गैस है उसके एक मॉलिक्यूल का मास है M2। इसके एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज वेलोसिटी है अगर हम उसका स्केयर लिखें तो C1 स्केयर और बार, और दूसरी गैस के एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज वेलोसिटी उसका जो स्केयर होगा वो हमारे पास होगा C2 स्केयर बार। ये बेटा हमने C1 और C2 इसलिए लिखा क्योंकि जिस गैस के मॉलिक्यूल्स हल्के होते हैं, वजन कम होता है, वो फास्टली मूव करते हैं, फास्टली जैसे डिफ्यूज करते हैं, उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। और जिस गैस के मॉलिक्यूल्स का मास ज्यादा होता है उनकी वेलोसिटी थोड़ी होती है। तो वेलोसिटी दोनों के एक मॉलिक्यूल के एक दूसरे से डिफरेंट डेफिनेटली होगी। दोनों के एक मॉलिक्यूल, क्योंकि दो मुख्तलिफ गैसेस हैं, एक मॉलिक्यूल का मास भी एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो मॉलिक्यूल्स का मास दोनों गैसेस का एक मॉलिक्यूल का डिफरेंट, दोनों के एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज वेलोसिटी या उसका जो स्केयर है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होगा। अब हम चलते हैं बेटा हमारे पास जो काइनेटिक इक्वेशन है उसकी जानब। अगर हम काइनेटिक इक्वेशन लिखना चाहें फॉर गैस 1, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी पहली गैस के लिए PV इज इक्वल टू 1/3 M1 N1 C1 स्केयर और बार। इस तरह से फॉर गैस नंबर 2 PV दूसरी गैस के लिए अगर हम काइनेटिक इक्वेशन लिखना चाहें क्या लिखेंगे 1/3 M2 N2 C2 स्केयर और बार। तो ये दोनों गैसों के लिए काइनेटिक इक्वेशन, जो एक का प्रेशर है वही दूसरी का, जो एक का वॉल्यूम है वही दूसरी का। तो ये वाला बेटा जो फैक्टर है ये भी PV के इक्वल, ये वाला फैक्टर जो ये भी PV के इक्वल। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/3 M1 N1 C1 स्केयर बार इक्वल है बेटा 1/3 M2 N2 C2 स्केयर बार के। तो 1/3 M1 N1
C1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर बार। बिकॉज ये वाला भी पीवी के इक्वल, ये वाला भी पीवी के इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल। तो ये 1/3 बेटा दोनों का आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन रह जाएगा M1 N1 C1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू M2 N2 C2 स्क्वायर बार। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर, चले मैं 1 कह देता हूं इसको। यहां तक हमने बेटा दो चीजें उनकी इक्वल सपोज कर ली थी कि दोनों का प्रेशर आपस में सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम। अब तीसरा फैक्टर बेटा टेम्परेचर भी दोनों गैसेस का सेम हम सपोज करेंगे। तीन चीजें पहले सपोज करनी हमने कि सेम है, ये उसकी कंडीशंस है एवोगाड्रोस लॉ की कि अगर ये तीनों चीजें सेम हो तो चौथी चीज भी सेम होगी। तो ये तो हमने प्रूव करना है, लेकिन ये तीन कंडीशंस हमने अप्लाई करनी है पहले। तो अगर बेटा दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो दोनों गैसेस के एक एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए। तो ये बेटा कंडीशन अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं कि एक गैस के एक मॉलिक्यूल की M1 C1 स्क्वायर बार वो इक्वल होगी दूसरी गैस के एक मॉलिक्यूल की एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी उसकी M2 C2 स्क्वायर और बार। हम इसमें टोटल मॉलिक्यूल्स इसलिए नहीं पुट कर रहे बेटा क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद का हमें पता ही नहीं है कि टोटल तादाद है कितनी। तो एक एक मॉलिक्यूल की हमने पुट कर ली कि एक गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज और दूसरी गैस के एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो आपस में इक्वल होगी। तो इसका मतलब है दोनों का टेम्परेचर इक्वल है। तो हमने ये तीसरी कंडीशन अप्लाई कर दी कि दोनों का टेम्परेचर दोनों गैसेस का आपस में सेम है। तो दोनों गैसेस के एक एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो भी सेम है। तो ये हमारे पास बेटा 1/2 कैंसिल हो जाएगा 1/2 से। तो ये इक्वेशन रह जाएगी हमारे पास M1 C1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू M2 C2 स्क्वायर बार। इस इक्वेशन को बेटा मैं नाम देने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में P और V दोनों गैसेस के वो आपस में कंपेयर किए गए थे और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों गैसेस के जो टेम्परेचर्स या काइनेटिक एनर्जी उनका कंपैरिजन किया गया है। अब इन तीनों चीजों को हम इकट्ठा करने जा रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के से जो रिलेशनशिप बना और जो टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी से जो रिलेशनशिप बना, इन सबको इकट्ठा करने जा रहे हैं। इकट्ठा करने का जो वे है वो ये कि बेटा इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया जाएगा इक्वेशन नंबर 2 से। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो ये डिवाइड करने का मकसद क्या है, अब तीनों चीजों को इकट्ठा एक ही जगह पे कर दिया जाएगा। M1 N1 C1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू हमारे पास है ये M2 N2 C2 स्क्वायर बार और नीचे बेटा हमने इक्वेशन नंबर 2 से जो डिवाइड करना हमारे पास आ जाएगा M1 C1 स्क्वायर बार और यहां पे हमारे पास M2 C2 स्क्वायर और बार। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास ऊपर आ गई 1, नीचे आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे बेटा हमारे पास अब आ रहा है M1 M1 से कैंसिल हो रहा है, C1 स्क्वायर बार C1 स्क्वायर बार से, M2 M2 से, C2 स्क्वायर बार C2 स्क्वायर बार से। पीछे बच रहा हमारे पास N1 और यहां पे इक्वल टू N2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया N1 इज इक्वल टू N2। तो ये बात बेटा प्रूव हो गई है, साबित हो गई है कि अगर दो मुख्तलिफ गैसेस का प्रेशर आपस में सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, उनका टेम्परेचर सेम हो, तो उनके मॉलिक्यूल्स की जो कुल तादाद है वो भी आपस में सेम होगी। यानी ये चीज हमने प्रूव कर दी कि अगर दो मुख्तलिफ गैसेस उनका वॉल्यूम इक्वल होगा, टेम्परेचर दोनों का सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, तो उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी। तो उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम होगी। तो ये चीज प्रूव हो चुकी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक इक्वेशन से। लो बेटा ये थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक इक्वेशन से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन किसी एक लॉ से रिलेटेड आ जाता है कि आप बॉयल्स लॉ को डिड्यूस या ड्राइव करें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक इक्वेशन से, तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। आप चार्ल्स लॉ को कर दें, आप एवोगाड्रोस लॉ को। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बेटा कोई से 2 लॉज इकट्ठे करके पूछ लिए जाते हैं,
और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। ये बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को डिड्यूस या ड्राइव करें फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आप बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को डिड्यूस या ड्राइव करें फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसके आंसर में बास बच्चे गलती करते हैं, वो हम सिंपल बॉयल्स लॉ सिर्फ लिख के आ जाते हैं, वो सिंपल चार्ल्स लॉ लिख के आ जाते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। तो वो आमतौर पर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से रिलेटेड इस अंदाज से ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से एक्सप्लेन करना या ड्राइव करना या डिड्यूस करना पूछा जाता है। लो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।